हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनडी क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आयनिक बॉन्ड को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आयनिक बॉन्ड का एक टॉपिक बचा हुआ है, उसको आज मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। फिर आज हम कोवेलेंट बॉन्ड की ओर बढ़ेंगे। और कोवेलेंट बॉन्ड आज के लेक्चर में पूरा कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन जितने भी उसके बेसिक्स हैं वो सारे कंप्लीट करवा दूंगा। बाकी की जो उसके टॉपिक्स बचेंगे वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहले एक आयनिक बॉन्ड का छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो भाई देखिए, यहाँ पर दो नाम लिखे हुए हैं, एक तो CHCl और एक NaCl। क्या लिखा हुआ है? CHCl और NaCl यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आप सभी जानते होंगे क्या चीज है। जो CHCl है ये तो है सीजियम क्लोराइड। क्या है? सीजियम क्लोराइड। और NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड है। CHCl तो है हमारा सीजियम क्लोराइड और NaCl क्या है भाई? सोडियम क्लोराइड है। चलो जी, अब इनके बेस पर मैं आपको क्या करवाऊंगा। तो इनमें एक बात नोटिस करिए, दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों आयनिक कंपाउंड हैं। क्या है भाई? एक आयनिक कंपाउंड है। क्यों है? देखो, क्लोरीन क्लोरीन नॉन मेटल हो गया, सीजियम और सोडियम मेटल हो गया। और मैंने आपको बताया था जिस कंपाउंड में एक नॉन मेटल होगी और एक मेटल होगी वो क्या है? वो एक आयनिक कंपाउंड है। तो दोनों के दोनों क्या है? आयनिक कंपाउंड है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई भी दो आयनिक कंपाउंड दे दिए जाएं तो उनकी स्टेबिलिटी कौन ज्यादा स्टेबल होगा, उसको आप कैसे चेक करोगे। तो देखो, फिजिक्स में एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, F इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये फिजिक्स में होता है, नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। फर्स्ट चैप्टर में है कुलाम का नियम बोलते हैं हम इसको। तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। अब ये होती क्या है चीज? देखो भाई, मान लो आपके पास कोई दो चार्ज हैं। एक तो चार्ज ये हो गया पहला, एक ये हो गया दूसरा। तो ये दो चार्ज हैं और इनके बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होगी, मान लो डी है। अब मैंने मान लिया कि जो पॉइंट एक पर चार्ज है, जो पॉइंट एक पर चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है Q1 और जो पॉइंट दो पर चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है Q2। चलो जी, बढ़िया। अब देखो, अब यहाँ पर भाई D क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस है। तो कुलाम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि इन दोनों चार्ज के बीच एक फोर्स लगता है। मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे पर एक फोर्स लगाते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है? जिसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू Q1, इसका मैग्नीट्यूड रख देंगे, इनटू इसका मैग्नीट्यूड रख देंगे, अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस रख देंगे। और K क्या होता है? K होता है एक कांस्टेंट। बाकी इस फॉर्मूले को पूरे विस्तार से क्लास 12 में पढ़ लोगे। यहाँ पर मैं शॉर्ट बता रहा हूँ इस टॉपिक को कंप्लीट करवाने के लिए, क्योंकि इस टॉपिक में इसका ही काम है। तो ये गुलाम ने एक फॉर्मूला दिया था कि दो चार्ज के बीच में फोर्स को कैसे निकालते हो। अब ये दोनों चार्ज प्लस प्लस के भी हो सकते हैं, दोनों चार्ज माइनस माइनस के भी हो सकते हैं, या एक चार्ज प्लस का हो सकता है और एक माइनस का हो सकता है। ठीक है जी, चलो। तो देखो, अब हम इसी फॉर्मूले को CHCl के लिए भी लगाएंगे, इसी फॉर्मूले को NaCl के लिए भी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? देखिए, क्योंकि यहाँ पर भी दो चार्ज हैं, एक इस पर होगा एक इस पर होगा और एक इस पर होगा एक इस पर होगा। ठीक है, चलो तो हम लगाते हैं पहले CHCl के लिए। F CHCl इज इक्वल टू, के तो कांस्टेंट है तो उसको के ही लिखेंगे, उसके बाद इंटू Q1। अब सीजियम पर कितना चार्ज होता है? तो भाई देखो, सीजियम पर होता है +1 और क्लोरीन पर होता है -1। तो 1 लिख देंगे यहाँ पर, Q1 सीजियम के लिए लिखा हमने। उसके बाद Q2 किसके लिए है? क्लोरीन के लिए। तो लिख देंगे इंटू 1 अपॉन, अब इनके बीच की, सीजियम और क्लोरीन के बीच की डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया? D1 मान लिया। क्या मान लिया? D1 मान लिया। तो D1 और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। चलो जी, अब इस फॉर्मूले को लगाएंगे हम लोग NaCl के लिए। किसके लिए लगाएंगे? NaCl के लिए। तो F ऑफ NaCl इज इक्वल टू के तो कांस्टेंट है तो के ही आएगा, K1 K2 नहीं लगाएंगे। ठीक है, इनटू सोडियम पर भी +1 चार्ज होता है और क्लोरीन पर तो -1 होता ही है। चलो, Q1 भी 1 हो जाएगा और Q2 भी 1 हो जाएगा अपॉन। अब सोडियम और क्लोरीन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? उसको मैं D2 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? D2। चलो जी, D2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर देखो, जो क्वांटिटी इसमें ऊपर है और जो इसमें क्वांटिटी ऊपर है, दोनों की वैल्यू सेम है। जो उसमें क्वांटिटी ऊपर है और जो उसमें क्वांटिटी ऊपर है, उन दोनों की वैल्यू क्या है भाई? सेम है। नीचे देखो, यहाँ पर D1 है, यहाँ पर D2 है, दोनों अलग हैं। अब D1 बड़ा है कि D2 बड़ा है, ये देखो। तो बड़ा कौन है? D1 बड़ा है। क्यों? देखो भाई, सीजियम का साइज सोडियम से बड़ा होता है। सीजियम का साइड
जो साइज होता है वो सोडियम से बड़ा होता है। और क्लोरीन क्लोरीन के तो दोनों सेम ही है साइज, दोनों जगह क्लोरीन है। लेकिन चूंकि सीजियम का साइज सोडियम से बड़ा है, तो बेसिकली सीजियम और क्लोरीन के बीच की जो लेंथ होगी, डिस्टेंस होगी, वो भी सोडियम और क्लोरीन की लेंथ से, डिस्टेंस से ज्यादा होगी। समझो इस पॉइंट को। देखो दोनों जगह क्लोरीन का साइज तो सेम है, दोनों जगह क्लोरीन का साइज तो सेम है, ठीक है, लेकिन यहां पर सीजियम का साइज बड़ा होता है सोडियम से। इसीलिए इसीलिए सीजियम और क्लोरीन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो सोडियम और क्लोरीन के बीच की डिस्टेंस से ज्यादा होगी। ठीक है, चलो जी, मतलब जो D1 है ना, D1 ज्यादा है D2 से, तो ऑटोमेटिकली D1 का स्क्वायर भी ज्यादा हो जाएगा D2 के स्क्वायर से। सही कह रहा हूं बिल्कुल। चलो जी, यानी ये ज्यादा है इससे, और ऊपर की क्वांटिटी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जब हम, अब ऊपर तो ओवरऑल क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, के ही आएगा, और यहां पर भी क्या आएगा ओवरऑल मल्टीप्लाई करके, के ही आएगा भैया जी। भाई D1 स्क्वायर बड़ा है D2 से, इतना तो क्लियर है। अब अगर मैं D1 स्क्वायर बड़ा है D2 से, अगर मैं D1 स्क्वायर से डिवाइड करूं K को, तो मान लो यहां पर आपको X मिलता है। क्या मिलता है? X मिलता है। और अगर मैं K को डिवाइड करूं D2 स्क्वायर से, तो क्या मिलता है? तो मान लो आपको मिलता है भैया जी Y। तो X जो होगा आपका छोटा आएगा Y से। X क्या आएगा भाई? X छोटा आएगा Y से। ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ज्यादा समझाने की मुझे जरूरत भी नहीं है इसमें, क्योंकि केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, ये आप अपने आप पता लगा सकते हो। ठीक है भाई, D1 स्क्वायर बड़ा था D2 स्क्वायर से, और ऊपर की क्वांटिटी सेम थी, तो अगर मैं बड़े वाले से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू छोटी आएगी, इसीलिए x छोटा आया y से। यानी जो फोर्स सीजियम क्लोराइड में लग रहा है वो छोटा है किससे? सोडियम क्लोराइड वाले फोर्स से छोटा है। ठीक है, यानी इसमें फोर्स ज्यादा लग रहा है भाई, इसका फोर्स क्या है? y है, और y बड़ा है x से, मतलब सोडियम क्लोराइड में बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है सीजियम क्लोराइड से। यानी सोडियम क्लोराइड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अपेक्षाकृत सीजियम क्लोराइड की। ठीक है, यानी हमारा क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड ज्यादा स्टेबल है सीजियम क्लोराइड के। तो स्टेबिलिटी में कौन ज्यादा है? सोडियम क्लोराइड ज्यादा है भैया जी। तो इस तरीके से आप लोग क्या चेक करते हो? स्टेबिलिटी चेक करते हो। तो जो हमारी स्टेबिलिटी होती है वो ऐसे ही चेक होती है बिल्कुल। तो ये हमने कुलाम के नियम से पता लगाया, और बेसिकली सीजियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको करना है, बस इतना ध्यान रखना, इन फोर्स की वैल्यू को सही पता कर लेना कौन सी बड़ी है। अब जिस फोर्स की वैल्यू बड़ी होगी वो ही मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड वाला फोर्स था वो ज्यादा था, ठीक है, वाई ज्यादा था, इसलिए सोडियम क्लोराइड ज्यादा स्टेबल है इस सीजियम क्लोराइड से। तो ये हमारा आयनिक कंपाउंड का एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे कोवलेंट बॉन्ड को। किसको स्टार्ट करेंगे भाई? कोवलेंट बॉन्ड को। आइए करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कोवलेंट बॉन्ड। राइटिंग पे मत जाना भाई, ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, लेकिन हाँ कंटेंट को बेफिक्र होकर पढ़ सकते हो, कोई भी गड़बड़ नहीं है कंटेंट में। ठीक है, ट्रस्ट मी, मैं पहले भी कहा है, ट्रस्ट मी, विश्वास करिए, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो इससे पहले क्या पढ़ लिया था? आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया था। तो चलिए, आयनिक बॉन्ड के बारे में आप क्या जानते हो? आयनिक बॉन्ड के बारे में आप जानते हो कि जो हमारा आयनिक बॉन्ड है वो एक मेटल के बीच में और एक नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। कभी भी आयनिक बॉन्ड दो मेटल के बीच में या दो नॉन मेटल के बीच में नहीं बनता है, हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल होगी, उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। और आयनिक बॉन्ड में होता क्या है? आयनिक बॉन्ड में होता है कि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को डोनेट कर देती है। ये दो बातें ध्यान रखो, क्या कि आयनिक बॉन्ड एक मेटल के बीच में और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है, और आयनिक बॉन्ड में मेटल अपना इलेक्ट्रॉन एक नॉन मेटल को डोनेट कर देती है। डोनेट कर देती है, ना कि शेयर। डोनेट करती है मतलब अब जब डोनेट कर दिया तो वो इलेक्ट्रॉन अब मेटल का नहीं रहा, नॉन मेटल का हो गया। और मेटल नॉन मेटल होते कौन है? देखो, जिस पर प्लस चार्ज आता है वो होती है मेटल, और जिस पर नेगेटिव चार्ज आता है वो होती है नॉन मेटल। एक बेसिक सी जानकारी ये रख लो। चलिए अब हम कोवलेंट बॉन्ड पर पढ़ते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड में एक बात बताऊं, तो कोवलेंट बॉन्ड में मेटल का कोई काम नहीं है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड में धातु का, मेटल एलिमेंट का कोई काम नहीं होता। कोवलेंट बॉन्ड हमेशा दो नॉन मेटल के बीच में बनेगा। कहां बनेगा? दो नॉन मेटल के बीच में बनेगा। वो सेम भी हो सकती हैं, वो डिफरेंट भी हो सकती हैं, वो सेम भी हो सकती हैं और वो डिफरेंट भी हो सकती हैं। ठीक है भैया, चलो मान लो एक नॉन मेटल है N1
और एक नॉन मेटल है N2। चलिए, तो होगा क्या, N1 देखो, आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, आयनिक बॉन्ड में मेटल और नॉन मेटल क्या चाहती थी, वे चाहती थी कि हम अपनी आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लें। तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती थी ताकि उसकी सबसे जो बाहरी कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, और नॉन मेटल क्या करती थी, नॉन मेटल अब इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती थी ताकि उसकी सबसे भारी वाली कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा और कोई भी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा। यहाँ पर दोनों की दोनों नॉन मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देंगे, जिससे इसके भी 8 कंप्लीट, इसके भी 8 कंप्लीट। कोवेलेंट बॉन्ड में भी आपको यही उद्देश्य रखकर बॉन्ड बनाना है ताकि दोनों एलिमेंट के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। चलिए जी, मान लो ये एक नॉन मेटल है N1 और ये एक नॉन मेटल है N2। इसके पास भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके पास भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जैसे आप आयनिक बॉन्ड में करते थे, आपको किससे मतलब है, आपको मतलब है केवल सबसे बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन से, उनको ही डोनेट करना है और वहीं पर इलेक्ट्रॉन गेन करना है। आयनिक बॉन्ड में ऐसा होता था। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, जो नॉन मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगी वो सबसे बाहरी वाली कक्षा से यानी आउटर मोस्ट सेल से करेगी। नॉन मेटल भी अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर सबसे बाहर वाली कक्षा से करेगी, और कक्षाओं का कोई काम नहीं होता बॉन्डिंग में। चलिए, अब ये एक नॉन मेटल, ये एक नॉन मेटल, मान लो इसके पास सबसे बाहर वाली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी सबसे बाहर वाली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। चलिए, तो होगा क्या, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर रख देगी बीच में, और ये भी क्या करेगी, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर रख देगी बीच में। अब ये यहां सेट करके यहां आ गए। चलो जी, आ गए, यानी अब ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए हैं भाई, इसने भी अपना एक शेयर किया है, इसने भी अपना एक शेयर किया है। ये बात ध्यान रखनी है, जितने इलेक्ट्रॉन पहली वाली नॉन मेटल शेयर करेगी उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरी वाली शेयर करेगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले वाली ने 2 शेयर कर दिया, दूसरे वाली ने 1 किया, या पहले वाली ने 3 कर दिया, दूसरे वाली ने 2 किए। अगर पहले वाली 1 कर रही है तो दूसरे वाली भी 1 ही करेगी, अगर पहले वाली 2 कर रही है तो दूसरे वाली भी 2 ही करेगी। ठीक है, चलो, तो इसने भी अपना 1 शेयर किया, इसने भी अपना 1 शेयर किया। अगर ये 2 शेयर करती तो ये भी 2 ही शेयर करती, अगर ये 3 शेयर करती तो ये भी 3 शेयर करती। ठीक है, चलो, तो अब क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कौन से थे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, मैं कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलता हूं, क्या आपकी नीड है। तो यहां पर इसने शेयर किया, इसने शेयर किया, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाए, ये दोनों कहलाए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, साझेदारी बोलते हैं। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर इसका भी अधिकार है और इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर इसका भी अधिकार है, दोनों का अधिकार है। ठीक है, अब बन गया इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, बस ये बात है। ठीक है, समझ में आया आपको पूरा मैकेनिज्म। वहां पर तो इलेक्ट्रॉन मेटल डोनेट करेगी, नॉन मेटल लेगी, तब जाकर के कंपाउंड बनेगा प्लस माइनस चार्ज आके। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, 2 नॉन मेटल हैं भाई, वो सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। ठीक है, दोनों क्या करेंगी, दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगी। जितने इलेक्ट्रॉन पहले वाली शेयर करेगी उतने इलेक्ट्रॉन दूसरी वाली शेयर करेगी। ठीक है, अब मान लो पहले वाली ने 1 शेयर किया तो दूसरी वाली ने भी 1 शेयर किया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कहलाए, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जिनकी साझेदारी की गई है। ठीक है भैया, चलो, अब बस इनके बीच में क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम कैसे दिखाएंगे उस बॉन्ड को, देखो, N1 है नॉन मेटल, एक नॉन मेटल N2 है। ठीक है, तो देखो, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो 3 टाइप का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर ऐसा है, सिंगल बॉन्ड को तो दिखाते हैं ऐसे, डबल बॉन्ड को दिखाते हैं ऐसे 2 लाइन से, और ट्रिपल बॉन्ड को दिखाते हैं 3 लाइन से ऐसे। अब कब बनता है, देखो, सिंगल बॉन्ड तो तब बनेगा जब ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दे और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दे। ठीक है, डबल बॉन्ड कब बनेगा, जब ये पहले वाली भी 2 इलेक्ट्रॉन दे, दूसरे वाली भी 2 इलेक्ट्रॉन दे। ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड तब बनेगा जब पहले वाली भी 3 इलेक्ट्रॉन दे और दूसरे वाली भी 3 इलेक्ट्रॉन दे। मतलब अगर ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो बॉन्ड होगा सिंगल, अगर ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो बॉन्ड होगा डबल, और अगर ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, चलो, यानी यहां पर इसने भी एक किया है, इसने भी एक किया है, तो ओवरऑल 2 की शेयरिंग हुई है, तो बॉन्ड कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड। उसको इस तरीके से दिखा दो इन दोनों के बीच में। चलो जी, समझ में आ गया, बहुत सिंपल। अगर मान लो
ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करती इस तरीके से, और ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करती इस तरीके से। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बॉन्ड कौन सा बनता? अब बॉन्ड बनता डबल बॉन्ड। देखो ये वाला, यानी अब उसको ऐसे दिखाते। चलो अब मान लो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करती इस तरीके से, और ये भी फिर 3 ही करती इस तरीके से, तो ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती। तो बॉन्ड कौन सा बनता? ट्रिपल बॉन्ड बनता। ठीक है, ये वाला। तो उसको ऐसे दिखा देते हैं। तो ये बॉन्ड बनाने के तरीके होते हैं। ठीक है भैया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक ये और एक ये, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 2 इसने दिए 2 इसने, तो डबल बॉन्ड बनेगा। अगर ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 3 इसने दिए 3 इसने, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ये वाला। उसको ऐसे दिखाओगे। ठीक है, चलो जी। तो ये हमारे बॉन्डिंग के तरीके हो गए हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड तो आपके समझ में आ गया होगा। अब हम देख सकते हैं। सुनिए, 2 बात और सुनिए। ये दोनों जो नॉन मेटल है, ये सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों में से डिफरेंट ही होंगी या दोनों सेम ही होंगी। N1 कोई हो सकता है, N2 कोई हो सकता है, या हो सकता है N1 N2 दोनों सेम नॉन मेटल हो। तो ये होता है। ठीक है, अब हम ये तो हो गए थे कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन एक और बात होती है। क्या? कोवलेंट बॉन्ड के 2 टाइप्स और होते हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। देखो, कोवलेंट बॉन्ड का एक टाइप तो होता है सिग्मा, और एक होता है पाई बॉन्ड। इसको तो बोलते हैं भैया सिग्मा, और इसको बोलते हैं पाई। अगर कोई उसको सिग्मा बॉन्ड को ना, कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं ऐसे, तो वो चीज गलत है। देखो, होता तो ये भी सिग्मा ही है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर IUPAC के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, तो वहां पर आपको इसको ऐसे ही दिखाना है। आपको ऐसे दिखाना है इसको। ये तरीका गलत है। लेकिन जो प्योर सिग्मा है, जो केमिस्ट्री के अंदर यूज होता है, वो होता है आपका ये वाला। इसको सिग्मा बोलते हैं, और ये होता है पाई। तो एक तो बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड के 2 टाइप और हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। पाई वही मैथ वाली पाई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3.14 यूज नहीं करना है। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होते क्या है? देखो, एक बहुत सिंपल सी बात समझो। अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड बना हुआ है ऐसे, तो इसको कहेंगे हम सिग्मा बॉन्ड। इसका ही दूसरा नाम क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। समझते चलो, बेसिक से समझाऊंगा। अगर कहीं पर ये सिंगल बॉन्ड बना हुआ है ये वाला, तो इसको हम कहेंगे सिग्मा, ऐसे दिखाएंगे। ये सिग्मा बॉन्ड होगा। मान लो अगर कहीं पर ऐसे डबल बॉन्ड बना हुआ है, डबल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है भैया, ऐसा, तो उसमें से ये एक बॉन्ड तो होगा सिग्मा बॉन्ड और एक बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर? कैसे? अगर कहीं पर डबल बॉन्ड बना है, तो एक तो होगा उसमें से सिग्मा, उसको ऐसे ऐसे दिखाते हैं सिग्मा बॉन्ड को, और एक बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड। ध्यान रखना हमेशा। और अगर खाली सिंगल है तो वो सिग्मा ही होगा। लेकिन अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है ऐसे, 3 लाइन से दिखाते हैं ट्रिपल बॉन्ड को, तो ध्यान रखना उसमें एक बॉन्ड तो होगा सिग्मा बॉन्ड, ये भी पाई होगा ऊपर वाला, और ये भी पाई होगा। मतलब इनमें से एक तो सिग्मा होगा, बाकी 2 बॉन्ड पाई बॉन्ड होंगे। तो ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के 3 टाइप तो ये थे, सिग्मा, डबल, ट्रिपल। सिग्मा कब कहते हैं वो बता दिया, डबल कब कहते हैं वो भी, और ट्रिपल कब कहते हैं मैंने वो भी। अब 2 टाइप और थे, सिग्मा और पाई। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? देखो, सिग्मा बॉन्ड होता है जब हमारे जो, वो थोड़ी सी डीप बात है, वो इसी चैप्टर में आगे आएगी। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्यों कहते हैं, फिलहाल तो अभी इतना समझ लो कि अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड है, अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड है, तो वो है सिग्मा बॉन्ड। वो कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है, तो उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है भैया। अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, त्रिबंध है, हिंदी में त्रिबंध बोलते हैं, इंग्लिश में बोलो ट्रिपल बॉन्ड, तो उसमें से एक तो होगा सिग्मा बॉन्ड, बाकी 2 बॉन्ड होंगे पाई बॉन्ड। ठीक है, बस। तो ये हमारा तरीका हो गया है। बॉन्ड को, सिग्मा पाई को कैसे पहचानोगे आप लोग? ठीक है, किस बॉन्ड में, इनमें से किस बॉन्ड में कितने सिग्मा होंगे, कितने पाई होंगे, वो बता दिए। तो ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब थोड़ा सा चलो आपको बता देता हूँ सिग्मा पाई क्यों कहते हैं। देखिए, जब 2 एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो होता क्या है? देखो, वैसे तो ये मैंने सही बताया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, तो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में ऑर्बिटल पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं? ऑर्बिटल। तो एटम कहाँ, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं एटम में? इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझो। एटम के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। अब उन ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल से ही आए हुए हैं। कहां से आए हुए हैं? ऑर्बिटल से। तो क्या होता है, इस एटम का भी ऑर्बिटल इन इलेक्ट्रॉन को
ओवरलैप कर लेगा, मतलब इनको अपने अंतर्गत ले लेगा, अपने अंडर ले लेगा, ठीक है। और इस एटम का भी ऑर्बिटल क्या होगा, इनको अपने अंदर ले लेगा, मतलब दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप मतलब जानते होंगे आप लोग, जैसे देखो मान लो मेरा ये हाथ है और एक ये हाथ है, तो इस हाथ पे अगर मैं ये हाथ रख लूं तो क्या हो गया, दोनों हाथों ने एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया। क्या कर लिया, ओवरलैप। मान लो मेरे पास क्या है, इस तरीके से ये वाला पार्ट है हाथ का, और इसको मैंने ये कर लिया, तो क्या हुआ, अब इस वाले पार्ट ने इसको ओवरलैप कर लिया। क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया। तो यहां पर क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन को ना इस एटम का ऑर्बिटल ले लेगा, और साथ में इस एटम का ऑर्बिटल भी क्या करेगा, ले लेगा, मतलब दोनों ऑर्बिटल क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, और उसी एरिया में इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो उसको कहा जाएगा ओवरलैप्ड एरिया। क्या कहा जाएगा, ओवरलैप। अब अगर वो ओवरलैपिंग एक्सियल है, मतलब एक्स वाई जेड अक्षों पर है, ठीक है, तो बनता है सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर वो ओवरलैपिंग एक्सिस पर नहीं है, एक्स वाई जेड एक्सिस के कहीं बीच में है, तो बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड। तो ये कॉन्सेप्ट है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का। और भाई एक छोटी सी बात और, कि देखो अगर कहीं पर सिग्मा बॉन्ड नहीं बना है तो सिग्मा बॉन्ड के बिना पाई बॉन्ड कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। एक बात को नोट कर लो यहां पर, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको नोट कर लो। देखो दो बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक है। अब देखो अगर कहीं पर सिग्मा बॉन्ड हमेशा पहले नंबर पर बनेगा, अगर कहीं पर सिग्मा बॉन्ड नहीं बना है तो सिग्मा बॉन्ड के बिना पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता है, ये हमेशा दूसरे नंबर पर बनेगा। ये केवल मैंने ध्यान रखने के लिए बताया है, पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है और सिग्मा बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। और एक और बात, सिग्मा बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है, ध्यान रखना इस बात को। सिग्मा बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड तो बहुत वीक होता है, ठीक है। तो ये दो बातें आपको और याद रखनी है, कि सिग्मा बॉन्ड के बिना कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा पाई बॉन्ड से, ठीक है। तो ये हमारे कोवलेंट बॉन्ड के कुछ टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ बॉन्ड का बनना कुछ मॉलिक्यूल्स में, जो एनसीईआरटी की बुक के अंदर या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनमें। तो देखो भाई, जैसे यहां पर यार एक मॉलिक्यूल है H2। H2 क्या होती है, H2 होती है हाइड्रोजन गैस। क्या होती है भैया, हाइड्रोजन गैस होती है। चलो अब हम देखते हैं, यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़े हुए हैं, और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। क्या है, एक नॉन मेटल है। चलो जी, तो इनके बीच में क्या होगा, एक कोवलेंट बॉन्ड बना होगा। भाई आयनिक बॉन्ड तो बनेगा नहीं, क्योंकि दोनों नॉन मेटल है, तो कोवलेंट बॉन्ड ही बना होगा। चलिए देखते हैं कैसे बना है। तो पहले लिख लो दोनों को, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s1 होगा, इसका क्या होगा, 1s1 होगा। अगर मैं सिंपल वे में करूं तो इसका के शेल के अंदर इसका एक इलेक्ट्रॉन है, और इसका भी के शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। चलो जी, तो क्या होगा, देखो हाइड्रोजन को मैंने आपको बताया था, अगर स्टेबल होना है तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, इसको केवल अपनी एक शेल में दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं और ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर ये एक और गेन कर ले तो दो हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा, और अगर एक और गेन कर ले तो दो हो जाएंगे, ये भी स्टेबल हो जाएगा। लेकिन कहां से गेन करेगा, क्यों, क्योंकि ये कहीं मेटल तो इसको है नहीं कि कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे तो सकता नहीं, इसलिए ये क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे। इसलिए तो मैंने कहा कि नॉन मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करते, ना ही गेन करते हैं, वो शेयरिंग करते हैं, ठीक है, शेयरिंग करते हैं। तो ये एक हाइड्रोजन हो गया और ये एक हो गया। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रख देगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा सकते हो, क्रॉस से दिखा सकते हो, या एक सर्कल से दिखा सकते हो, खाली सर्कल, ठीक है। और ये भी अपने यहां रख देगा। चलो जी, रख दिए। अब क्या होगा, ये एरो हटाओ, ये तो वैसे ही है, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिए, तो इस वाले हाइड्रोजन का ऑर्बिटल इनको अपने अंदर ले लेगा इस तरीके से, सही बात है, और इस वाले हाइड्रोजन का ऑर्बिटल भी इनको अपने अंदर ले लेगा। कैसे बोले तो ऐसे, बुक्स में ऐसे तो होता है। अब यहां पर क्या है, ये भी तो कह सकते हो, इस वाले ऑर्बिटल ने इस वाले ऑर्बिटल को ओवरलैप किया, दोनों ऑर्बिटल ने एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया, और ये जो एरिया है, ये एरिया है हमारा ओवरलैप्ड एरिया। क्या है, ओवरलैप्ड एरिया, यानी ढका हुआ क्षेत्र, देसी भाषा में ओवरलैप्ड एरिया, ठीक है। और इस ओवरलैप्ड एरिया में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो शेयर किए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा
एक ओवरलैप्ड एरिया हो गया यहाँ पर। अब दोनों हाइड्रोजन आपस में जुड़ गए हैं क्योंकि दोनों के पास क्या है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि इसने भी एक शेयर किया है और इसने भी एक शेयर किया है, तो बॉन्ड कौन सा बना है, सिंगल बना है। तो ऐसे भी दिखा सकते हो, ये भी सही है। तो इस तरीके से हमारे कोवलेंट बॉन्ड भाई बनते हैं। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। अब एक एग्जांपल मैं आपको डबल बॉन्ड का देता हूं और एक एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड का देता हूं। चलिए, देखो भाई, तो यहां पर दोस्तों हमारा O2 के लिए रह गया था। ठीक है, O2 के लिए कर लेते हैं। देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल में जुड़े हुए हैं। इसका विन्यास क्या है, 2 को मच है। इसका विन्यास क्या है, 2 को मच है। अभी आपको वे वाले मॉलिक्यूल सिखा रहा हूं मैं जिनकी जो हमारा, जिनमें जो एलिमेंट है वो एक ही टाइप के है। जैसे यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन ही है, अलग अलग नहीं है। कल हम अलग अलग वाले भी सीखेंगे, आज वे सीख लेते हैं जो एक ही टाइप के हैं। ठीक है, चलो जी। तो पहले आपको क्या करना है इनमें, देखो मैं हाइड्रोजन भी आपको ऐसे ही सिखाया है, ऑक्सीजन भी ऐसे ही सिखाऊंगा और आगे नाइट्रोजन भी ऐसे ही सिखाऊंगा आपको। ठीक है, अलग अलग वाले कल सीखेंगे। फिलहाल इनको अच्छे से करना सीख लो, घर पर इनकी प्रैक्टिस करना और जो पढ़ाया है उसका रिविजन करना। तो देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों अलग हैं। चलो जी, सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों नॉन मेटल है क्या। तो दोनों नॉन मेटल है, ऑक्सीजन पहले वाले भी दूसरे वाले भी। ठीक है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो, 2 को मच है, 2 को मच है। अब इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, लेकिन लेंगे कहां से, क्योंकि कोई डोनेट करने वाला है ही नहीं। चलो जी, तो अब ये देखो, इसको 2 की नीड है, तो देखो जितने की नीड है उतने ही शेयर करेगा। तो क्या करेगा, अपने 2 को यहां रख देगा इस तरीके से। अगर दो एटम हैं, दोनों एक ही टाइप के हैं, तो कोवलेंट बॉन्डिंग में हमेशा उनके इलेक्ट्रॉन को एक ही तरीके से दिखाओ। या तो इसके भी क्रॉस से दिखाओ, क्रॉस से दिखाओ, या फिर इसके भी डॉट से दिखाओ, इसको भी डॉट से दिखाओ। तो मैं दोनों के डॉट से दिखा रहा हूं। लेकिन अगर अलग अलग टाइप के एटम आ जाए तो फिर अलग अलग होता है, एक को डॉट डॉट से दिखाओ, एक को क्रॉस से, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर एक से दिखाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर भी 2 चाहिए, तो 2 लेगा कहां से, कोई देने वाला तो है नहीं, क्योंकि ये तो देगा नहीं, ये खुद ही इसको चाहिए। ठीक है, तो ये भी अपने 2 रख देगा यहाँ पे। जितने जितने जिसको जितने चाहिए वो उतने रख देगा, जिसको जितने चाहिए वो उतने रख देगा। तो अब क्या होगा, देखो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है, तो इस ऑक्सीजन का ऑर्बिटल इनको अपने अंदर ले लेगा और दूसरे वाला भी अपने अंदर ले लेगा। यानी दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाएंगे और ये एरिया होगा हमारा ओवरलैप्ड एरिया और ये इलेक्ट्रॉन होंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो गया, बस बॉन्ड बन गया। अब क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो डबल बॉन्ड बना होगा। तो दिखा दो ऐसे, ये तरीका है बस। ठीक है भैया, चलो ऐसे ही नाइट्रोजन में होता है, वो भी देख लो। N2, देखो एक नाइट्रोजन तो ये है, एक ये है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, 2,5 करो, 2,5। अब क्या होगा, इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए। मतलब एक बहुत ही जरूरी काम है, इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए। लेकिन देगा कौन, कोई देने वाला नहीं है। तो इसको 3 चाहिए, तो ये भी यहाँ पर 3 रख देगा, जितने चाहिए उतने रख देगा। और इसको भी 3 चाहिए, ये भी अपने 3 रख देगा ऐसे। अब क्या होगा, अब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके भी अधिकार में है और इसके भी अधिकार में, यानी इस नाइट्रोजन का ऑर्बिटल इनको घेर लेगा और इस नाइट्रोजन का ऑर्बिटल इनको घेर लेगा। यानी दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, और ये वाला जो एरिया होगा ये ओवरलैप्ड एरिया है और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। कैसे, ऐसे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये तरीका होता है बॉन्डिंग का। तो हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की प्रैक्टिस करना घर पर जाके, क्योंकि अभी मैंने आपको यही सिखाए हैं। क्योंकि इनमें दोनों में जितने भी आइटम है सारे सेम ही हैं, एक ही जैसे हैं। हाइड्रोजन में दोनों हाइड्रोजन है, अलग अलग वाले हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और एक बात का और ध्यान आपको रखना है, क्या कि देखिए इस टाइप के अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं तो जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ना, वो उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है अपने। शेयर करने का मतलब है बीच में रख देता है। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ना ही कोई डोनेट करता है, क्योंकि क्या है, नॉन मेटल है, ये शेयर करते हैं बस। और जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं उस पर पहले वाले का भी अधिकार होता है और दूसरे वाले का भी अधिकार होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई इसको लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है, उसके पूरे उसमें सिलेबस को पढ़ाने के लिए और एडिटिंग वगैरह के लिए बहुत सारा काम होता है और इसमें बहुत सारा टाइम भी लगता है। और अगर मुझे आप लोगों का मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं इतनी अच्छी वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगना चाहिए कि आप लोगों का इंटरेस्ट है वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।